हेलो फ्रेंड्स, आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर। मैं अरुण शर्मा आपके लिए जीके की क्लास लेके आया हूं। हमने इसमें केवल एसएससी जीडी को फोकस किया है। स्पेशली एसएससी का कंटेंट आपको दिया जाएगा। जो सुपर कंटेंट आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा वो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और आज का मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ ज्योग्राफी के पार्ट से। और पहला जो है अपना लॉन्गिट्यूड एप्टीट्यूड का टॉपिक आएगा, अक्षांश व देशांतर का टॉपिक आएगा। मैंने कई बार बच्चों को बताया कि अपने यूट्यूब चैनल है उसका नाम स्टडी ब्लॉग है, तो बस बच्चों ने पूछा कि सर ये ब्लॉग क्या होता है। मैं बता देता हूँ कि ब्लॉग का अर्थ है कि अपने जो विचार हैं, अपनी जो शिक्षा है उसको तकनीकी के माध्यम से दूसरों तक पहुँचाना ही ब्लॉग होता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं स्टडी ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर पहला जो टॉपिक स्टार्ट किया जा रहा है वो आपका अक्षांश व देशांतर होने वाला है। कौन सा टॉपिक है? अक्षांश और देशांतर। देखिए, पृथ्वी पर दो प्रकार की रेखाएं मानी गई हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं। ये दोनों ही रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। किस प्रकार की रेखाएं होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अक्षांश व देशांतर रेखाएं किस प्रकार की रेखाएं होती हैं? काल्पनिक। ठीक है, दूसरा इनकी आकृति पूछी जाती है तो किस प्रकार की आकृति होती है? इनकी आकृति होती है वृत्ताकार। तो आपसे दो ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, मेरे द्वारा दो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे गए हैं भी अक्षांश व देशांतर रेखाएं किस प्रकार की रेखाएं होती हैं। तो पहला आंसर होगा काल्पनिक। दूसरा इनकी आकृति पूछी जाती है तो आकृति कैसी होगी? वृत्ताकार होगी। कैसी होगी? वृत्ताकार होगी। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अक्षांश व देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, वृत्ताकार रेखाएं हैं। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि भाई पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, कितनी देशांतर रेखाएं हैं, इनका मानने का आधार क्या था, इनके बारे में पूर्ण रूप से अभी विस्तार से अध्ययन हम करेंगे। देखिए, पृथ्वी की आकृति जो है, अगर यदि आकृति से संबंधित प्रश्न आता है, पृथ्वी की आकृति है जियोड के आकार की। पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोड के आकार की है। पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोड के आकार की है, जिसे लवद गोलाब या नारंगी के आकार की भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? लवद गोलाब। लवद गोलाब या नारंगी के आकार की भी कहा जाता है। पृथ्वी की आकृति को क्या कहा जाता है? लवद गोलाब या नारंगी के आकार की कहा जाता है। ठीक है, अर्थात पृथ्वी एक ओर से चपटी हुई है और एक ओर से उभरी हुई है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। भाई हमने पृथ्वी का डायग्राम बनाना शुरू कर दिया है। भाई ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली ये जो रेखा है इसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसे क्या कहा जाता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली ये जो रेखा है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसे ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अब जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में जितने भी अक्षांश होंगे वो उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे। और दक्षिणी गोलार्ध में जितने भी अक्षांश होंगे वो दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगे। उत्तरी गोलार्ध में जितने भी अक्षांश होंगे क्या कहलाएंगे? उत्तरी अक्षांश। और दक्षिणी गोलार्ध में जितने भी अक्षांश होंगे वो क्या कहलाएंगे? दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगे। क्लियर है? अब देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर यहाँ तक कुल 90 अक्षांश हैं। कितने अक्षांश हैं? 90 अक्षांश हैं। और नीचे भी यहाँ तक कुल कितने अक्षांश हैं? 90 अक्षांश हैं। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर भी कितने अक्षांश हैं? 90 अक्षांश हैं। और नीचे भी कितने अक्षांश हैं? 90 अक्षांश हैं। आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश कितने हैं?
पृथ्वी पर कुल अक्षांश कितने हैं? तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर कुल अक्षांश हैं 181। पृथ्वी पर कुल अक्षांश कितने हैं? 181। अर्थात देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि उत्तरी ध्रुव अक्षांश बिंदु और दक्षिणी ध्रुव अक्षांश बिंदु, जो उत्तरी ध्रुव अक्षांश बिंदु है और जो दक्षिणी ध्रुव अक्षांश बिंदु है, हम मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है और ये जो मैंने रो खींची है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इससे ऊपर यहाँ तक, इस बिंदु तक ये 90 अक्षांश हैं और इसके नीचे भी यहाँ तक ये 90 अक्षांश हैं। तो कुल अक्षांश कितने हो गए? 181 हो गए। 90 और 90 180 और एक 0 डिग्री है, कुल अक्षांश कितने हो गए? 181 हो गए। ठीक है, अब बात आती है कि पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। यदि आपसे पूछे कि अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो ध्यान दीजिएगा अंतिम 89वीं रेखा ये हम खींच देते हैं। 0 से लेकर 1 2 3 4 और 89 तक ये रेखा खींच लेंगे, लेकिन जो 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री है, वो अक्षांश तो है लेकिन वो रेखा नहीं है। अर्थात जो 90 डिग्री वाला अक्षांश बिंदु है, यहाँ पर रेखा खींचने की जगह ही नहीं बची, यहाँ पर रेखा खींचने के लिए स्थान ही नहीं बचा। तो जो ये रेखा है ये अक्षांश है, ये रेखा नहीं होगी। तो उत्तरी ध्रुव अक्षांश बिंदु और दक्षिणी ध्रुव अक्षांश बिंदु अक्षांश तो हैं लेकिन रेखा नहीं है। तो पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? 179 अक्षांश रेखाएं हैं। पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? 179 अक्षांश रेखाएं हैं। क्लियर हो गया। यदि आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश हैं, यदि आप लोगों से पूछा जाए कि पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश हैं, तो पृथ्वी पर कुल अक्षांश कितने हो गए? 181 और अक्षांश रेखाएं कितनी हो गई? 179 179 कितनी हो गई? 179 हो गई, 179 हो गई। हाँ भाई, यहाँ तक क्लियर हो चुका है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे देखिए, अब उत्तरी गोलार्ध है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर वाला भाग क्या है? उत्तरी गोलार्ध है और इसके गोलार्ध में एक ये रेखा हम मानते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इस रेखा को कहा जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को करक रेखा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? करक रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? करक रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करक रेखा कहा जाता है। उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखाएं होंगी वो दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगी। और ये जो रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा है ये? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? मकर रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? करक रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को करक रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। उसी प्रकार हम एक रेखा खींच रहे हैं, इसे कहते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और ये जो रेखा है इसे कहते हैं 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ठीक है, ऊपर वाली कौन सी है? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। कौन सा वृत्त कहा जाता है? आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब मैं आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ से ऊपर हम देखते हैं, थोड़ा सा मैं पेन का दूसरा यूज़ कर लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये ध्रुवीय प्रदेश पड़ता है, जिसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। ऊपर वाला भाग कहलाता है नॉर्थ पोल और जो नीचे वाला हिस्सा है ये साउथ पोल के नाम से जाना जाता है। कौन सा है? साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। ऊपर वाला है उत्तरी ध्रुव। ये कौन सा है दोस्तों? दक्षिणी ध्रुव है। ये मैं लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये है दक्षिणी ध्रुव।
और ऊपर वाला कौन सा है, ये वाला कौन सा है, उत्तरी ध्रुव है। वो वाला कौन सा है, उत्तरी ध्रुव है। नीचे वाला कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव है। क्लियर हो गया। अब उत्तरी ध्रुव की खोज किसके द्वारा की गई थी, पहला क्वेश्चन आपने बनाया, पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनाया आपका कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी रॉबर्ट पीरे द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी, रॉबर्ट पीरे द्वारा की गई थी। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ से बना कि रॉबर्ट पीरे कहाँ के निवासी थे, ये यूएसए के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे भाई, यूएसए के निवासी थे। रॉबर्ट पीरे कहाँ के रहने वाले थे, यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है, इसके आगे यदि पूछा जाता है कि इन्होंने इसकी खोज कब की, तो इन्होंने इसकी खोज की थी 1909 ईस्वी में। इन्होंने इसकी खोज कब की थी दोस्तों, 1909 ईस्वी में की थी। क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये दक्षिणी ध्रुव, अपना कौन सा ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। दक्षिणी ध्रुव की खोज करता थे आर एमर्सन। कौन थे भैया, दक्षिणी ध्रुव की खोजकर्ता कौन थे, आर एमर्सन थे। ठीक है, आर एमर्सन ने दक्षिणी ध्रुव की खोज की। ये नॉर्वे के निवासी थे। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये नॉर्वे के निवासी थे और इन्होंने इसकी खोज की थी 1911 में। इन्होंने इसकी खोज की थी 1911 में की थी। अब मैं कुछ अक्षांश रेखाएं खींच रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, उनसे क्लियर होंगे टॉपिक, बहुत सारी क्लियर होंगे उनसे, है ना। अब देखिए, ऐसे ही अक्षांश रेखाएं खींची हुई हैं। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं। किस ओर खींची जाती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये सारी अक्षांश रेखाएं खींची हैं दोस्तों। अब 180 तो हम खींच नहीं सकते, 179 तो हम खींच नहीं सकते, तो जितनी हो सके उतनी खींच दी हैं यहाँ पे आपके सामने। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से जो ये अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, ये पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई हैं। अक्षांश रेखाएं किस ओर खींची गई हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई हैं। तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का जो ये अंतर है, ये अंतर होता है 111.13 किलोमीटर का। कई जो गाइडें हैं उसमें 111 किलोमीटर दे रखा है, लेकिन आपका आंसर होगा 111.13 किलोमीटर। एग्जैक्ट ही आंसर आपको बताया गया है, बिल्कुल एक्यूरेट ये आंसर है, 111.13 किलोमीटर का होगा। ठीक है, और इस अंतर को दो अक्षांशों के मध्य का अंतर, अक्षांशीय अंतर, दो अक्षांशों के मध्य का अंतर जोन कहलाता है। क्या कहलाता है, जोन कहलाता है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के अंतर को क्या कहा जाता है, जोन कटिबंध कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, जोन कटिबंध। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के अंतर को जोन कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोलिए, जोन कटिबंध। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर हमने 180 अक्षांश देखे और 179 अक्षांश रेखाएं देखी। पृथ्वी पर कुल देशांतर, देशांतर की बात हो रही है, ध्यान देना, देशांतर। पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं की संख्या है 360। पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी मानी गई है दोस्तों, 360 मानी गई है। ठीक है, अब 360 देशांतर इस प्रकार से खींचे गए। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची हुई रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची हुई रेखाओं को क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये 0 डिग्री देशांतर है। ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को समय रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है, समय रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है, समय रेखा कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है, समय रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, समय रेखा कहा जाता है। अब ये देखिए, मैं देशांतर खींच रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये हमने देशांतर रेखाएं खींची है। कौन सी रेखाएं खींची है दोस्तों, देशांतर रेखाएं खींची हैं। तो ये देशांतर रेखा मैं आपके सामने खींची गई हैं, आपके सामने जो देशांतर रेखाएं हैं।
अब इनसे आपका ग्लोब तैयार होता है। देशांतर रेखाओं को खींचते ही आपने देखा होगा कि ग्लोब किसी आकृति बनती हुई आ गई। अब धीरे धीरे हम इसमें महाद्वीपीय व्यवस्था भी भरेंगे जो अगली क्लास में होगी, पहले इसको पूरा करते हैं, ठीक है। तो ये देशांतर रेखाओं की संख्या मैंने बताया था दोस्तों कितनी है, 360। इस वर्ड को याद रखना है कि देशांतर रेखाओं की संख्या सर ने कितनी बताई है, 360 बताई है, ठीक है। अब देखिए दो देशांतरों के मध्य का अंतर, हमने अक्षांश के मध्य का अंतर कितना देखा था, 111.13 किलोमीटर। तो दो देशांतर रेखाओं के मध्य का अंतर है 111.32 किलोमीटर। कितना है, 111.32 किलोमीटर का है। दो देशांतरों के मध्य का अंतर 111.32 किलोमीटर का है। क्लियर है, कितने किलोमीटर का है, 32 किलोमीटर का है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो देशांतरों के मध्य का अंतर हो गया 111.32 किलोमीटर का। 111.32 किलोमीटर कितना हो गया, 111.32 किलोमीटर का। दो देशांतरों के मध्य का अंतर जो निर्धारित किया गया है वो 111.32 किलोमीटर का हो गया है भैया, ठीक है। और इस अंतर को ग्रिड कटिबंध कहा जाता है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य के अंतर को गोरे कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोरे कटिबंध कहा जाता है। दो अक्षांश रेखाओं का मध्य का अंतर जोन कहलाता है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य का अंतर गोरे कहलाता है। क्या कहलाता है, गोरे कटिबंध कहलाता है। तो ये क्लियर हो गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अक्षांश व देशांतर रेखाएं आपस में इस प्रकार से काट रही हैं अर्थात देखिए इस प्रकार से अक्षांश व देशांतर रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटेंगी तो कटा हुआ बिंदु, जब अक्षांश व देशांतर रेखाएं आपस में किसी स्थान पर एक दूसरे को काटती हैं तो कटा हुआ बिंदु क्या कहलाता है। देखिए अक्षांश व देशांतर रेखाएं जब आपस में किसी स्थान पर एक दूसरे को काटती हैं तो कटा हुआ बिंदु ग्रिड कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रिड। क्या कहलाता है दोस्तों, ग्रिड कहलाता है। जब अक्षांश व देशांतर रेखाएं आपस में किसी स्थान पर एक दूसरे को काटती हैं तो कटा हुआ बिंदु क्या कहलाता है, ग्रिड कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रिड कटिबंध कहलाता है। क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे देखिए, अब हम थोड़ा सा आगे चलने का प्रयास करते हैं दोस्तों। अब हमें पता चल गया अक्षांश व देशांतर। यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं हम अक्षांश व देशांतर के साथ। थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि पृथ्वी किस ओर गति करती है। तो पृथ्वी किस ओर गति कर रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी किस ओर गति करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। पृथ्वी किस ओर गति करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है कि पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रही है, बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन देखिए आप एक बात बताइए कि पृथ्वी पर कितने देशांतर माने थे हमने, 360 देशांतर माने थे। पृथ्वी पर कितने देशांतर माने थे, 360 देशांतर माने थे, ठीक है। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हुए जब एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाती है, वे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हुए जब एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाती है तो दोस्तों वो 1 डिग्री घूम जाती है। कितना डिग्री घूमती है, 1 डिग्री घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हुए जब एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाती है तो कितना डिग्री घूमती है, 1 डिग्री घूमती है। और दोस्तों 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि 360 देशांतर क्यों माने गए, क्योंकि 360 से आंकड़ा निकल के आएगा। देखिए 360 गुणा 4 बराबर होते हैं 1440 मिनट। 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं तो 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, 1440 मिनट। और दोस्तों 1440 मिनट को यदि आप घंटों में बदलेंगे तो आंसर आएंगे 24 घंटे। अर्थात पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री जब घूम जाती है, अर्थात पृथ्वी जब अपने अक्ष पर कितना डिग्री घूम जाती है, 360 डिग्री घूम जाती है तो पृथ्वी पर कितने समय लगता है, पृथ्वी कितने समय में अपना घूर्णन करती है, लगभग 24 घंटे में घूर्णन कर लेती है। अर्थात इसका एक दिन 24 घंटे का होता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एग्जाम में प्रश्न आया था एसएससी के अंदर कि पृथ्वी को 15 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है। तो 15 डिग्री घूमने में 15 गुणा 4 बराबर 60 मिनट का समय लगता है, ठीक है। एचएसएससी में प्रश्न आया था, एचएसएससी 10+2 का एग्जाम हुआ था दोस्तों 4 दिसंबर
2016 को मॉर्निंग शिफ्ट थी, संडे था, ठीक है। इस दिन जो पेपर हुआ, कलरक का एग्जाम हुआ था HSSC का, उसमें पूछा गया था कि 60 मिनट में पृथ्वी कितना डिग्री झुकेगी। तो इसमें 4 का भाग लगेगा और 15 डिग्री झुकेगी। तो आज तक का जो अक्षांश व देशांतर का जो टॉपिक था वो आपका क्लियर होता है, ठीक है। आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो हमारी ये क्लास पढ़ते वक्त आप अपनी नोटबुक लेके साथ बैठिएगा। नोटबुक में क्या करेंगे कि मैं बिल्कुल धीरे धीरे आपको पढ़ाए जाऊंगा। जिस प्रकार से क्लास नोट्स आप तैयार करते हैं उसी प्रकार से आराम से बैठकर धीरे धीरे क्लास नोट्स तैयार कीजिएगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ाया गया, यदि उस टॉपिक से प्रश्न उठाया जाता है तो आपका एग्जाम में आराम से प्रश्न मिलने वाले हैं यहाँ से। और मैं आपके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ।